हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अभी तक हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं, 4 सेशंस, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन किए हुए हैं। और बस हमारा टर्बो मशीन खत्म हो चुका है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट मशीन डिज़ाइन भी आज खत्म हो जाएगा। ओके, 5 दिन में हमने 2 सब्जेक्ट खत्म कर चुके हैं अभी तक, और अबाउट 500 क्वेश्चन भी हैव डन। इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है गियर, क्लच एंड स्प्रिंग। ओके, तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या, प्रैक्टिस ही करनी है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। मोस्ट जहाँ तक मुझे पता है, मैक्सिमम लोग को इसमें डाउट ही होगा क्वेश्चन में। और देखो यार, मैंने ना 2 जगह से चेक किया हुआ है। इसका आंसर इन्होंने दोनों जगह पे फर्स्ट ही दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस बेस्ड ऑन हर्ट्ज थ्योरी। इसमें कहा गया है कि डिसीजन ऑफ गियर ऑन द अकाउंट ऑफ स्पॉट इक्वेशन विच अकाउंट फॉर डायनेमिक लोड इज बेस्ड ऑन विच अकाउंट फॉर डायनेमिक लोड इज बेस्ड ऑन। ये पूछा है कि डायनेमिक लोड किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला जो है हर्ट्ज थ्योरी। तो हर्ट्ज थ्योरी 2 बुक्स में दिया हुआ है। 2 बुक्स क्या कहेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसमें दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में मेरे क्लियरली बताया गया था इट इज़ बेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेस थ्योरी। तो आई विल गो फॉर डी, बट आंसर इज गिवन इन द बुक्स इज ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग। दूसरा इट्स अबाउट द, ठीक, दूसरा कीजिए। एंड सेकेंड वन देखिए। सेकेंड वन में कहा गया है अबाउट द स्टब टूथ। स्टब टूथ क्या होता है, मतलब स्टब टूथ में ना जो फुल टूथ होता है कंप्लीट, जैसे ये हमारा फुल टूथ है, तो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम इसको ऊपर से काट देंगे, इसी को स्टबिंग कहते हैं। तो ये पोर्शन हट जाएगा। ओके, बस यही होता है। तो इससे एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके। पहला कि इंटरफेरेंस हटाने के लिए कर ही रहे हैं, तो इंटरफेरेंस घट जाएगा, स्मॉल इंटरफेरेंस। पहला ऑप्शन, पहला सही ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट। दूसरा इज द स्ट्रॉन्ग टूथ। हाँ, टूथ जो है हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जितना ही अगर फुल हाइट पे रहता है ना, मान लो ये रहता है टूथ, तो यहाँ फोर्स लगता है हमारा, यहाँ फोर्स लगता है, इन डिज़ाइन हम लोग मानते हैं। ठीक है, जब यहाँ फोर्स लगता है तो बेंडिंग मोमेंट भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथ हो जा रही है उस। ठीक है, तो स्ट्रांग भी हो गया। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा अभी। फिर अगला क्या है, गया है कि गियर विद स्मॉल नंबर ऑफ टीथ। हाँ, तो टीथ हम बढ़ाते हैं ना, हमें इंटरफेरेंस कम करनी होती है तब बढ़ाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इंटरफेरेंस कम कर दिया है बाई कटिंग द टूथ। ओके, हाइट को डिक्रीज करके ही हमने इंटरफेरेंस को कम कर दिया है। और ठीक है, मिनिमम टीथ पे भी काम चल जाएगा, कम टीथ पे भी काम चल जाएगा। तो फोर्थ भी सही लग रहा है मुझे। तो आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू मी 1 to 4। ये कोई है या है ही नहीं यार। 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है। तो 1 to 4 मुझे लग रहा है, थर्ड का पता नहीं है। लेकिन ये जो ऑप्शन है डी वाला, इसे 1 to 4 है। थर्ड हो सकता है लो प्रोडक्शन कास्ट हो, लेकिन 1 to 4 तो मुझे डी में ही मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यार आंसर इसका डी ही होना चाहिए। आंसर देख लेता हूँ मैं। दूसरे का डी दिया है, सही है। दूसरे का डी। तीसरा करिए। तो थर्ड वन में तीसरा कर रहे हैं आप लोग, तो थर्ड वन में देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। देखो, इसमें कहा गया सॉफ्ट सपोर्टिंग द हेलिकल गियर्स लगाने से पहले लगाना आपने सुना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे एक्सियल फोर्स भी आएगा। ठीक है, एक्सियल फोर्स आएगा। तो इन्होंने कहा है कि मस्ट हैव ओनली डी ग्रूव बॉल बेयरिंग। तो ऐसा नहीं, मस्ट यहाँ नहीं लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम डी ग्रूव बॉल बेयरिंग लगाएं, काफ़ी सारी हमारे पास बेयरिंग है, वो भी लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट एब्सर्ड है, जान लो आप। थर्ड का असर्शन जो है एब्सर्ड है।
तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन जो बुक में दिया हुआ है वो देखो अलग दिया हुआ है, बुक में उन्होंने ए मान लिया है। दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप डी ही मारिएगा, क्योंकि मैंने दुनिया से और वेरीफाई किया हुआ है, आंसर डी ही है इसका। थर्ड का आंसर इज, देखो बुक में ए दिया है, बट बुक में ए ही दिया है, लेकिन मेरा आंसर डी रहेगा। आई विल गो फॉर इट। ठीक है, फोर्थ नंबर करिए। चलो ठीक है, लगाओ। चौथे वाले में क्या क्या गया है इसमें, फोर्थ वन में पूछा गया कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो जो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन है बी चौंग, क्या लिखा है, बी चौंग टावर, तो ये देखो हमें पता नहीं है, तो वी विल नॉट कंसिडर इट, मतलब इसको देखेंगे, कुछ करेंगे नहीं कि सही है गलत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑसबॉर्न रेनॉल्ड एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, हाँ ये सही है, आपने पढ़ा होगा। जो मैकी करके एनालिसिस थी उसमें यही लगाते हैं, रेनॉल्ड वाले ही, तो बी सही है। सोमरफील्ड नंबर पाइवोट करेक्टली मैच, सोमरफील्ड ऑसबॉर्न, नहीं यार, ये देखो, ये ऑसबॉर्न रेनॉल्ड करके जो है एंटी फिक्शन बियरिंग नहीं होता है, ये होता है आपका जर्नल बियरिंग में, तो ये गलत हो गया। और सोमरफील्ड नंबर कहाँ होता है, पाइवोट एंड कॉलर, ये भी गलत हो गया। सोमरफील्ड भी हाइड्रोडायनामिक में आता है। एंड बॉल बियरिंग इज़ हाइड्रोडायनामिक, गलत। बॉल बियरिंग इज़ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो ये देखो ए बी सी डी गलत हो गए हमारे, तो ऑप्शन शुड भी ए। देखो ए के बारे में पता नहीं था, लेकिन बी सी डी के बारे में हमें पता था, तो बी सी डी गलत हो गया, तो ए ऑप्शन हो गया। ओके, तो चौथे का ए। फिफ्थ नंबर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ गया है फिर। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लेवाइस इक्वेशन फॉर टूथ गियरिंग इट इज़ अज्यूम दैट टेंजेंशियल टूथ लोड एफटी एक्ट ऑन, जो टेंजेंशियल लोड होता है जिससे कि हम पावर ट्रांसमिट होता है, ये वाला, ये कहाँ एक्ट करता है, ये पूछा हुआ है। तो इस चैप्टर में काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, कहीं जगह बहुत क्वेश्चन आंसर आगे पीछे दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इसीलिए काफ़ी चीज़ वेरीफाई किया और फिर आंसर आपको दे रहा हूँ। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर पूछा हुआ कि फोर्स कहाँ पे लगता है टीथ में, तो टीथ पे फोर्स लगता है आपका टिप ऑफ द टूथ, ऐसे होता है, सॉरी ऐसे टीथ होता है ना, तो यहाँ पे जब डिज़ाइन करते हैं ना तो हम टिप पे लगाते हैं फोर्स, उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ओके, लेकिन देखो फिर इन्होंने पाँचवें का आंसर दे दिया है ए, दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग। ए नहीं, डी दे दिया है, होल फेस ऑफ द टूथ, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। अब इसमें दिया मैं आंसर इनका लिख दे रहा हूँ, लेकिन मेरा आंसर टिप ऑफ द टूथ है। ओके, और टिप ऑफ टूथ ही होगा यार। आप इक्वेशन आप जब डिराइव करते हो लेवाइस वाली, आप देख सकते हो उसमें, जस्ट बहुत सिंपल है वो। और जहाँ कोचिंग की थी वहाँ भी सर नहीं बताया था कि टिप ऑफ टूथ होता है, मतलब वर्क बुक में वहाँ की था तो आंसर, तो मैं तो बी के साथ जाऊँगा। क्योंकि देखो यार, बुक्स जो बुक बनती है ना, बच्चे बनाते हैं मेनली, जो ये सी के मेंस निकाल लेते हैं ये लोग, तो वो आगे पीछे कर देते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, तो उसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं होती कि इन्होंने लिख दिया इनका सही है। तो आप 6 करिए अब। तो इसे पूछा हुआ है ना कि जो इस पर गियर टूथ होता है उसमें फॉर्म फैक्टर होता है, किस पर डिपेंड करता है, तो फॉर्म फैक्टर ही लेवाइस फैक्टर होता है, दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है, दो नाम दिए गए हैं इन चीज़ों को। तो देखो एक बात आप ध्यान दो कि यहाँ पे देखो, आपको अगर टी स्क्वायर अपॉन जो किया होगा टी स्क्वायर 6 HM होता है क्या, हाँ टी स्क्वायर अपॉन 6 HM, इस फॉर्मूले से लगाओगे तो पक्का गलत जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जो आंसर है याद कर लेना है, याद नहीं करना है, मतलब कि आपको ये जानना है ना कि फॉर्म फैक्टर किस पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ नंबर ऑफ टीथ पे,
सेकेंड प्रेशर एंगल पे, थर्ड जो अडेंडम होता है, अडेंडम स्टब है या फुल है, इस पर डिपेंड करता है। तो देखो इसमें देख लो आप, ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो 1 हो जाएगा, 1 स्टेटमेंट हो जाएगा, प्रेशर एंगल हो जाएगा, और अडेंडम मॉडिफिकेशन, अडेंडम मॉडिफिकेशन मतलब वही स्टब या फुल। तो 1 2 3 आंसर शुड बी, एंड 6 का सी, 6 का सी सही भी है। अब 7th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा ना, वो रिपीटेड है प्रीवियस जो पीछे हमने किया था, इसको मैं कर दे रहा हूँ फिर भी, अगर आप करना चाहो तो 7th कर ही लो। अच्छा, क्योंकि आगे फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर से आएगा, फिर मैं लिख दूंगा, वहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 7th नंबर का रिपीटेशन है। करो 7th में करो, जुकाम हो गया यार आज। ये कोरोना नहीं है, कोरोना समझ रहे होंगे कुछ लोग। ठीक है, देख लो, अनविन फार्मूला जो होता है, अनविन फार्मूला ये टी निकालने के लिए होता है, थिकनेस निकालने के लिए होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, टी निकालने के लिए इन द रिबिट्स। तो ए का 2 हो गया। वाल्स फैक्टर जो होता है वो जो स्प्रिंग में यूज होता है, जो सर्कुलेशन, स्प्रिंग की जो रोटेशन होता है उसको देख करेक्शन करने के लिए, प्लस ट्रांसवर्स शियर लोड के लिए, 2 चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो ये स्प्रिंग में होता है। बी का 4 हो गया, तो 2 4 कहीं है, 2 4 आपका एक ऑप्शन में है डी में, तो 7वें का डी होना चाहिए। रिनॉल्ड तो देख ही रहा, बियरिंग में होता है, और लेवाइस तो आपने अभी पढ़ा ही है गियर्स में, तो 7th का डी होना चाहिए, डी आंसर है भी। अब 8 नंबर कीजिए। याद कर लो, कभी कभी कमी पूछता है, जो वेयरिंग लोड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/EP प्लस 1/E जी। तो EP पिनियन का है, इलास्टिक मॉडुलस, यंग मॉडुलस पिनियन का है, एंड ये है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ गियर्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा EP प्लस EG/EP/EG। ठीक है, तो ऑप्शन शुड बी डी होना चाहिए। आप याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछता है। और इसमें एक और वियर वाले में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला, दूसरा पूछते हैं ये लोग कि जो डायनेमिक लोड होता है, जो डायनेमिक लोड वियर लोड से कम होता है ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा इसका भी। 8th का आपका हो जाएगा बी। बता देता हूँ यार, जो वियर लोड होता है ना, वियर लोड डायनेमिक लोड से कम होता है शायद, नहीं, वियर लोड शुड बी ग्रेटर दैन डायनेमिक लोड, ये होता है आंसर। आगे रीचेक करेंगे इसे, कहीं कंफर्म नहीं हुआ अभी। आगे उसे नहीं, 9th करिए, 9th नंबर। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है ना कि जो डायनेमिक लोड होता है वो गियर क्यों आता है। देखो, आप जब डिजाइन करते हैं ना तो लोड को स्टैटिक मान के रखते हैं, और जो गियर टूथ होता है उसको हम कैंटिलीवर मान लेते हैं, काफ़ी जंक्शंस लेते रहते हैं हम लोग, तो उसी को कंसिडर करने के लिए ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। डायनेमिक लोड इज ड्यू टू, तो आंसर देखते हैं, इन इक्वेसी ऑफ टू स्पेसिफिक, हाँ ये हो सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है इसका, तो मुझे कंफर्म नहीं है पहले ऑप्शन का। लेकिन इरेगुलरिटी इन द टूथ प्रोफाइल, ये सही है, ये आएगा। डिफ्लेक्शन ऑफ टूथ अंडर लोड, हाँ ये भी हम कंसिडर नहीं करते हैं वाइल्ड डिजाइनिंग, तो ये भी आंसर आएगा। टाइप ऑफ सर्विस, ये भी आएगा। 2 3 4 तो आना ही चाहिए, आंसर बी होगा। तो मुझे पहला पता नहीं था पहला है सही है कि नहीं, लेकिन आंसर मेरा निकल आया। 9th का बी मेरा हिसाब से होना चाहिए, और 9th का ए दिया यार, 9th का ए दिया है, कुछ होगा वो देखते हैं। टाइप ऑफ सर्विस 9th नंबर ना,
9th नंबर एक्सप्लेनेशन, इनके हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन है, इनके हिसाब से एक्सप्लेनेशन 9th का भी नहीं होगा, 9th का ए होगा। और एक्सप्लेनेशन मैं बता दे रहा हूँ क्या उन्होंने दिया हुआ है, तब मैं भी याद ही करूँगा इसे कि डायनामिक लोड क्यों आता है। देखो इनएक्यूरेसी अगर हो टूथ प्रोफाइल में, मेन रीजन ये है, इनएक्यूरेसी ऑफ टूथ प्रोफाइल, एरर इन टूथ स्पेसिंग, जो टूथ स्पेसिंग होती है उसमें एरर आ जाए, टर्न आउट ऑफ गियर हो जाए, गियर मेश स्टिफनेस वेरिएशन हो जाए, इनर्सिया ऑफ रोटेटिंग मास, जो इनर्सिया हम कंसिडर नहीं करते हैं वो, डिफ्लेक्शन हम कंसिडर नहीं करते हैं वो, एंड स्टिफनेस ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स, ये सब। तो इन सब चीज़ों के लिए हम डायनामिक फैक्टर लेते हैं, ठीक है। डायनामिक फैक्टर हम इन्हीं के लिए लेते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इनएक्यूरेसी, आंसर में आ रहा है इनएक्यूरेसी इन द आंसर, इरेगुलरिटी भी आंसर में है, डिफ्लेक्शन भी आंसर में है, टाइप ऑफ सर्विस आंसर में नहीं है। देखो तो याद कर लो ये। तो 1 2 3 9th का ए। ओके, अब 10th करिए, 10th। इसमें पूछा रहा है कि जो हमारा पेयर होता है गियर और पिनियन का, और दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं ना, तो हम डिजाइनिंग किस बेसिस पे करेंगे, ये कहा है। तो हम इसमें बता भी दिया पहले चैप्टर में कि डिजाइनिंग हम पिनियन पे ही करते हैं, ये सही भी है। दूसरा, फॉर अ पेयर ऑफ गियर्स ऑफ द सेम मटेरियल इन द मेश द स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ द पिनियन इज लेस देन द, हाँ और क्या, पिनियन पर डिजाइनिंग इसीलिए करते हैं ना क्योंकि वो उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो लेस होता है, तो इसीलिए हम पिनियन पर डिजाइनिंग कर देंगे। एंड आंसर वुड बी ए, आंसर ए होना चाहिए। क्योंकि देखो ये जो कॉन्सेप्ट इसमें होता है ना कि गियर को भी लेते हैं पिनियन को भी लेते हैं, देखते हैं अगर सेम मटेरियल है तो पिनियन को डिजाइन कर देंगे पिनियन को, क्योंकि वो वीक होता है। अगर डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, तो हम ये फैक्टर लेते हैं, लेवाइस फैक्टर इंटू सिग्मा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन जिसका ये कम रहेगा उसी को डिजाइन कर देंगे, ठीक है, समझ गया ना। तो 10th का आंसर शुड बी ए। अब 11th करिए, 11th इज अबाउट द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द बेसिक। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, सिंपल क्वेश्चन ही है सारे, बहुत हैवी क्वेश्चन इसमें नहीं है। और आगे आप जाओगे जब क्लच या स्प्रिंग में ना, तो बहुत रेपिटेशन ही है। और एक बात और, हम रोप नहीं पढ़ेंगे, बेल्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उस सिलेबस कहीं नहीं है और कहीं आता भी नहीं है, तो उसको पढ़ेंगे भी नहीं, कोई मतलब नहीं पढ़ने का, उसको हम स्किप करेंगे। मैं आंसर देते जाऊंगा, अगर आपको करने का मन तो कर लीजिएगा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बेवजह वेस्ट होगा। करिए वाला क्वेश्चन करिए, 11th नंबर। इसमें पूछा गया ना जो लेवाइस इक्वेशन वो करते हैं, डिराइव करते हैं, उसमें क्या क्या जम्पन्स रहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू बेसिक लेवाइस इक्वेशन फॉर द स्ट्रेंथ डिज़ाइन ऑफ। तो देखो जब डिजाइनिंग करते हैं हम एज्यूम करते हैं कि एक ही गियर कॉन्टैक्ट में, मतलब कॉन्टैक्ट में एक ही गियर है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। टूथ इज कंसिडर्ड द कैंटिलीवर बीम, ये बता चुका हूँ मैं, ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ये भी होना चाहिए। तो 1 2, तो 1 2 कहाँ आ रहा है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो इन दोनों में चेक कर लेंगे बस, ये तो गया। तो लोडिंग ऑफ टी स्टैटिक इन नेचर, थर्ड तो हमें मानना है क्योंकि दोनों में ये है। चौथा देख लेते हैं, लेवाइस इक्वेशन टेक्स इनटू अकाउंट द इनएक्यूरेसी। हाँ देखो सेम क्वेश्चन आ गया है, जो हमें डाउट था यहाँ पिछले क्वेश्चन में, जो डाउट था हमारा इनएक्यूरेसी लेता है कि नहीं लेता है, पिछले नहीं इसी चैप्टर था सर, इसी में था ऊपर क्वेश्चन, इनएक्यूरेसी लेता है कि नहीं। तो हमने सीखा था ना कि एक्यूरेसी को कंसिडर करता है, तो चौथा 5वां हो जाएगा। देखो लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बात देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, अब पीछे जो था, अच्छा हाँ, लेवाइस इक्वेशन हम इनएक्यूरेसी कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए वो फैक्टर आता है ना, जो फैक्टर आता है इसीलिए वो आता है। ओके, तो हमारा जो इनएक्यूरेसी है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या होगा, तो आप समझ रहे हो ना कि जब हमारे डिज़ाइन कर लेते हैं, स्टैटिक लोडिंग मान के, कैंटिलीवर मान के, ये सब चीज़ें मान के हम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने कंसिडर नहीं की हुई है, तो उसके लिए हम फैक्टर्स लगा देते हैं, डायनामिक फैक्टर्स, ठीक है, ये समझ रहे हो आप ना। तो जो डायनामिक फैक्टर्स लगाए गए वो पीछे बात की गई थी, तो यहाँ बात की गई है कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं। तो
क्या क्या कंसिडर करते हैं डिजाइनिंग में, ये बात की गई है। तो सिंगल पेयर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट लेते हैं, कैंटिलीवर मानते हैं इसे, और लोडिंग स्टैटिक लेते हैं। देखो पीछे हमने डायनेमिक की बात की हुई थी, तो उसमें हमने बताया था कि क्या रीजन्स हैं कि हम इसको डायनेमिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है कि हम डिजाइनिंग करते कैसे, जो पहली इक्वेशन आती है स्टैटिक वाली। तो इसमें मैसिंग ऑफ लेवाइस 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया है। देन चौथा देखना है हमें, लेवाइस इक्वेशन टेक्स इनटू द अकाउंट द इनएक्यूरेसी। लेवाइस इक्वेशन क्या होती है बताइए आप लोग, आइडिया होगा लेवाइस इक्वेशन का। लेवाइस इक्वेशन बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, एक टॉपिक कन्फ्यूजिंग है ये मेनली। लेवाइस इक्वेशन टेक्स इनटू द अकाउंट द इनएक्यूरेसीज ऑफ टूथ प्रोफाइल। ये तो लेता है कि नहीं इनएक्यूरेसीज को, बताइए थोड़ा सोचिए। टाइम में दे रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूँ। देखो यार फिर समझाता हूँ। अब जो पहले हम डिज़ाइन जब करते हैं तो स्टैटिक पे करते हैं और उसमें हम काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं, जैसे कि इसको हम कैंटिलीवर मान लेते हैं जो कि कैंटिलीवर होता नहीं है, डिफ्लेक्शन जीरो मान लेते हैं जो डिफ्लेक्शन जीरो होता नहीं है, जो गैपिंग होती सही होती नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने मान लिया ना, तो उसी को करने के लिए डायनेमिक करते हैं। लेकिन जब स्टैटिक डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं, एक्यूरेसी वाली। बस सिंपली डिज़ाइन करते हैं हम लोग, उसके बाद फैक्टर लगा देते हैं जिससे कि वो सब जो हमने छोड़ा था वो कंसिडर हो जाए। तो देखो 1 2 3 हमारे ऑप्शन में था, तो 1 2 3 का अगर है तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 4 चेक करना है, लेवाइस इक्वेशन टेक्स इनटू द अकाउंट द इनइक्वालिटीज ऑफ टूथ प्रोफाइल। ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि ये जो डायनेमिक फैक्टर जब लगाते हैं तब आता है ना। तो देखो 4th कैंसिल करना है तो ये भी गया, तो आंसर शुड भी 11वें का सी, 11वें का सी आंसर है। अब 12वां करिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन 2-3 बार करोगे ना तो हो जाएगा। आप समझ गए ना, पहले हमने डायनेमिक क्यों होता है इसकी बात की थी, और यहाँ पूछा गया, यहाँ डायनेमिक हम गए ही नहीं, हम स्टैटिक पे ही रह गए 11th वाले क्वेश्चन में। 12th करिए, 12th सिंपल है यार, इसमें कुछ है नहीं। देखो इसमें उन्होंने गियर रेशियो दिया हुआ है, मॉड्यूल दिया हुआ है, एंड पिनियन और गियर में कितने टीथ हैं दोनों का समेशन दिया हुआ है, और पूछा है कि सेंटर डिस्टेंस में सेंटर भी डिस्टेंस क्या हुआ है। ऐसे ही देखो होता है मेन, ठीक। तो सेंटर भी जब डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल या तो RA + RB कर दो, RA + RB, या फिर DA + DB/2 कर दो, DA + DG + DP करो, ज़्यादा समझाएगा, DP/2। तो DG क्या होगा, M × TG + TP/2, ये हो जाएगा। तो M आपका 2 दिया तो ये कैंसिल हो गया, आंसर शुड भी 99, बी आंसर होना चाहिए 12वें का बी, सही 12वें का बी। 13 नंबर करिए। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि लेवाइस इक्वेशन में क्या मानते हैं, तो ये टाइम क्या देना है इसमें। देखो लेवाइस इक्वेशन जो होती है ना वो स्टैटिक लोड बताती है, स्टैटिक लोड कैपेसिटी। फिर उसके बाद हम उसमें फैक्टर्स लगाते हैं और डायनेमिक कर देते हैं। अब तो समझ लगे हो यार, 3-4 बार डिस्कस हो गई एक ही चीज़। तो देखो इन्फॉर्मेशन कैंटिलीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन मानते हैं, तो असर्शन सही हो गया। बी भी सही है लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है, ए बी में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 13 का मुझे बी लग रहा है। तो आंसर चेक करते हैं, 13 का बी, 13 का बी सही है, बी ऑप्शन। 14 करिए। देखो यार इसमें दिया हुआ है 10 किलोवाट पावर दिया हुआ है, और फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स से ही आपका पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। टेंजेंशियल से ही होता है, रेडियल से नहीं होता है, रेडियल वाला बस कंप्रेसिव स्ट्रेस डालता है। Ft × वेलोसिटी कितनी दी हुई है 10, तो आपका F
टी आ गया 10 1 किलो न्यूटन, एफ टी आ गया 1 किलो न्यूटन एंड इट इज़ आस्किंग अबाउट द टॉर्क। देन टॉर्क क्या हो जाएगा बताइए? टॉर्क सिंपल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ टी इंटू रेडियस। तो 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है? डाया 1 है तो रेडियस 0.5 हो जाएगा। आंसर शुड बी 0.5 किलो न्यूटन मीटर। 14 का ए होना चाहिए, 14 का ए। 15 करिए अब। जुकाम हो जाता है सुबह उठने से ज़्यादा, वही हो गई दिक्कत आज, और कुछ नहीं है। कोरोना बस मिलना, कुछ लोग कोरोना में ही परेशान है, कोरोना हो गया होगा। ठीक है, तो 15 करिए, 15 नंबर। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, जो मैंने कहा था पीछे, बताया था कि वीएल लोड ज़्यादा होता है डायनेमिक लोड। इट इज़ द क्वेश्चन, और इसमें इसको याद ही रखना है। ठीक है, इसको याद ही रखना है, आप याद ही कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो मैंने बताया भी था आपको, मैंने तभी बता दिया था कि वीएल लोड जो होता है वो हमेशा डायनेमिक लोड से ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर अ लॉन्गर लाइफ प्रॉपर डिज़ाइन। तो सिंपल है, ए मार दो। तो ये सब चीज़ें रटने वाली, याद करने वाली होती हैं, इसमें कोई समझना नहीं है। या अगर आप समझना है तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा, और उतना डीप में जाने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, एंड 16 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने देख लिया है पहले ही, मुझे पता था पहले से आंसर इसका। 15 का ए। कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी यार, देखो जब प्रैक्टिस करोगे ना कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी, तो जब पेपर में आएगा ना तो आपको सेकेंड इसमें होगा, वो उसको बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करते हैं 16 नंबर। 16th में दिया है वार्म एंड वार्म व्हील ड्राइव कैन बी रिवर्सिबल। हाँ हो सकती है रिवर्सिबल, हो सकती है रिवर्सिबल, कुछ लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। असर्शन सही हो गया। अब रीजन पढ़ते हैं। इफ़ द फ्रिक्शन एंगल इज मोर देन, नहीं यार फ्रिक्शन का मोर कैसे, फ्रिक्शन का अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो सेल्फ लॉकिंग हो जाएगी, सेल्फ लॉकिंग तब नहीं होता है, ये गलत है, ये गलत है। सी हो जाएगा 16 का सी। 17 करिए, वो फर्जी था क्वेश्चन। इंटरलॉकिंग हो जाएगी यार, अगर फ्रिक्शन एंगल ज़्यादा हो गया ना, आप जान लो फिर लॉकिंग इंटरलॉकिंग हो जाएगी। और जो अपने का जो अब क्वेश्चन आया हुआ है ना एफिशिएंसी का, ये मुझे टफेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर लगता है, क्योंकि ये हम लोग को याद रखता नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, आप लगा लीजिए। कॉस अल्फ़ा माइनस म्यू टैन फाई अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू कॉट फाई। पर सही होता है फॉर्मूला, मुझे भी कम्प्लीटली रिमेंबर नहीं है, लेकिन रुको मैं देखता हूँ। लेट मी मैच। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 17 ना, 17 प्लस म्यू कॉट फाई। हाँ सही है। देखो ये अब ये मत समझ लेना, जो ये फाई है उसको मैं लीड एंगल लिख रहा हूँ, फाई को लीड एंगल, ठीक है। और हेलिक्स एंगल जो है उसको लिखते हैं इससे हेलिक्स एंगल। तो एक चीज़ आप जानते हो कि नहीं, हेलिक्स एंगल और लीड एंगल दोनों का समेशन 90 होता है। इसे इसमें दिया, ये मैं इसी से पढ़ के ही बता रहा हूँ, मुझे कोई याद नहीं है इस फॉर्मूला, कहीं पूछता ही नहीं तो याद क्या करें इसमें। लीड एंगल प्लस हेलिक्स एंगल का समेशन 90 होता है। तो हमें देखो, हमें यहाँ दिया हुआ है, वी हैव गिवन दैट, अब प्रेशर एंगल दिया हुआ है 30 विच इज इक्वल टू द हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो लीड एंगल निकल के आ जाएगा आराम से। तो लीड एंगल तुम्हारा आ जाएगा 90 माइनस 5 दैट इज़ 60। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुटअप कर दो आप। तो फाई की वैल्यू 60 आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू 30 पहले से दी हुई है, और म्यू आपका 0.505 दिया ही हुआ है। तो जब आप पुटअप करोगे, सॉरी यार को फॉर्मूला मिट गया, मैं लिख देता हूँ। कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू कॉट फाई। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा आपका 30 पुटअप करोगे ना, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा √3/2 माइनस 0.05 इंटू फाई जो है आपका कितना आया था, 60 आया था ना, जो फाई था 60 आया था। तो tan 60 √3 हो जाएगा, अपॉन में √3/2 प्लस 0.5 इंटू 1/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो
इसको सॉल्व जब करेंगे तो √3 इंटू 0.45 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, इंटू 2√3, तो 2 से 4 गया, 2 हो गया। आंसर में निकालता हूँ कभी तुरंत, कैलकुलेटर में लगा लेना है इसमें, कैलसी यूज नहीं करनी है। सोच रहे हो कैलसी अगर आप यूज करके सोच रहे हो बहुत तेज कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हो आप। ओके, तो ये हो जाएगा 22 से 66 का सारा सी आना चाहिए आंसर 17 का। कैलकुलेशन का सही नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है दोस्त। कैलसी वैसी मत यूज करना है यार इसमें, ये बात ध्यान दिए रहना, कैलसी नहीं यूज करते हैं कहीं ये से क्वेश्चन में। तो √3/2 यहाँ था, √3/2 था, -0.05 इंटू √3 था, अब फिर से √3/2 था, प्लस 0.05, अच्छा 0.05 था यार, मैंने यहाँ 0.5 मान लिया था, ये गलती हुई थी। 0.5/√3, तो हमारा क्या आया था 0.45 इंटू √3 आया था अपॉन में, फिर आएगा 3.1 आया था, ये गलती करी थी हमने, यहाँ 4 लिख दिया था, 2 इंटू √3। तो आपका अब सॉल्व करिए। कैलसी भी नहीं करना है, कुछ लोग कैलसी सोच टाइम में लगा लेंगे कैलसी और तुरंत निकाल दें आंसर, तो अब लीजेंड नहीं बन जाएंगे कैलसी लगा के। तो 0.9 इंटू 3/3.1, तो ये देखो 90 से थोड़ा सा कम आएगा, 90 से कम कहाँ पे है, ये ऑप्शन 17 का ए, 17 का ए आंसर है, ठीक है। लेवाइस इक्वेशन फॉर डिजाइन, अब 18 करिए, 18th। तो फिर सेम क्वेश्चन है इसमें लेवाइस के कितने क्वेश्चन आ गए कहने की बात नहीं है। लेवाइस में मैंने पहले ही बता दिया कि ये स्टैटिक लोड निकालता है, उसके बाद हम फैक्टर्स लगा के उसको डायनेमिक कर देते हैं, ठीक है। तो और हमने ये बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम मानता है, कैंटिलीवर बीम मानता है, उसे कैंटिलीवर बीम मान के सॉल्व करता है टूथ को, ठीक है। तो वही दिया है, बार रिपीटिशन है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का रिपीटिशन, तो आंसर दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रिपीटिशन है, तो 18 का आंसर आपका है, सॉरी क्या लिखा है आंसर, 18 का आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। 13 का रिपीटिशन है, 19 करिए। नाइनटीन कहा हुआ है ना कि अगर स्पीड रिडक्शन के लिए हमें कोई डिवाइस लगानी है, स्पीड रिडक्शन के लिए कोई डिवाइस लगानी है, तो सबसे सस्ती कौन सी होगी, सबसे सस्ती से महंगी की तरफ जाना है हमें। तो अब ये जान लो, अगर हम गियर को यूज करना है तो गियर बहुत महंगा आता है, गियर का हो सकता है गियर 1 kg का ही हो, गियर 1 kg का ही हो, और 1 kg लोहा कितने का, सस्ता ही आता होगा, 100-150 ज़्यादा आता होगा मुझे लगता है। लेकिन उसको डिजाइनिंग करने में ना उसकी कॉस्ट 100 गुनी हो जाता है, 100 गुनी। मान लो 100 रुपये की अगर लोहा लग रहा है, उसमें 100 रुपये का लग रहा है लोहा, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी, हो सकता है 1000 हो जाए, 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, ऐसे हो जाएगा, डिपेंड करेगा कैसा वो गियर बना हुआ है। तो डिजाइन कट मारने में, डिजाइन गियर को बनाने में बहुत कॉस्ट जाती है, ठीक है। तो सबसे सस्ता हमारा होता है बेल्ट और पुलिस सिस्टम, इसीलिए आप देखते होंगे जहाँ सस्ती मशीनरी है, जैसे कि छोटे टुल्लू पंप लगे होते हैं, या फिर चक्की आटा चक्की की मशीन जो होती है वहाँ यही लगा होता है, बेल्ट पुलिस टाइप सिस्टम में होता है। तो सबसे सस्ता होता है बेल्ट पुली, फिर स्पर गियर, फिर बॉन, ये होगा 20 रुपये आंसर 19 का बी। हाँ 19 का बी ऑप्शन है, ठीक है दोस्त। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर नंबर आएगा दूसरा। अब आ गया है, ये आ गया चैप्टर यार, इसमें ना सब कुछ था, रोप भी था, बेल्ट भी था, जो हमें पढ़ना नहीं, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन काट दिए हैं। हम बस क्वेश्चन करेंगे क्लचेस के, ठीक है। तो क्लच क्वेश्चन करने, तो आइए नीचे आइए, ये रहा क्लच क्वेश्चन। और मैं एक चीज़ समझा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वो चीज़ मैं परेशान हो गया, वही सेम चीज़ करते करते। देखो क्लच ऐसे होता है, क्लच होता है ऐसे ही, ये होता है सेफ्ट, ड्राइविंग सेफ्ट होता है, इसमें ऐसे प्लेट लगी होती है, और यहाँ ये है आपका ड्रिवन सेफ्ट,
ड्रिवन शाफ्ट ये हो गया, इसमें भी ऐसे प्लेट लगी होती हैं, ठीक है। तो ये आप जान लो कि ड्राइविंग में देखो, यहाँ ड्राइविंग में 4 प्लेटें हैं ना, 1 2 3 4, और ड्रिवन में 1 2 3 3 4, ठीक है। तो ड्राइविंग में जो प्लेटें हैं, मान लो N1 ड्राइविंग वाला है और N2 ड्रिवन वाला है, तो N1 ऑलवेज N2 से 1 ज़्यादा होगा, ये आप जान लो। और नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज जो होती हैं, नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज N1 प्लस N2 माइनस 1, तो N1 की वैल्यू पुटअप कर दोगे, अगर आप N1 की वैल्यू अगर पुटअप करोगे तो N2 प्लस 1 प्लस N2 माइनस 1 आएगा, तो 2N2 आ जाएगा। तो ये आप जान लो कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज का आंसर हमेशा इवन डिजिट में होगा। और कहीं क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें कि सारे ऑड दिए हुए, एक इवन तो इवन मार दो बिना सॉल्व किए, ठीक है। अब समझ गए होगे आप लोग। तो थर्ड नंबर करिए, थर्ड नंबर। इतना मैंने समझा दिया कि बार बार मुझे समझाना पड़े, और मैं उन क्वेश्चन टाइम नहीं दूंगा यार, रिपीटेशन लिखा होगा आप ऑटोमेटिकली उसमें दिखा। और थर्ड नंबर करिए, थर्ड नंबर, ट्राई थर्ड नंबर। तो इसमें लिखा है कि सेम क्वेश्चन है, 6 + 5 - 1 कर दोगे तो इसको 10 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ का सी आंसर है। चौथा करिए, थर्ड का सी आंसर है, थर्ड का सी आंसर है, थर्ड का सी आंसर इन्होंने क्या दिया है, ए दिया है। अच्छा नहीं यार, ये गियर का चैप्टर वाला हुआ है आंसर। थर्ड का सी आंसर ही है। करिए सॉल्व। फोर्थ करिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर स्मॉल लो स्टार्टिंग टॉर्क है किसी मशीन का, तो उसमें कौन सा हम यूज करेंगे। देखो, लो स्टार्टिंग टॉर्क में तो ऐसी क्लच यूज कर लो जिसमें कि स्टार्टिंग में लोड 0 होता हो, ठीक, नो लोड। तो एक होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच में ऐसे होता है, ये होता है, और यहाँ स्प्रिंग्स लगी होती हैं बीच में, यहाँ स्प्रिंग्स, यहाँ जाके लगा होता है, यहाँ ब्लॉक सेट होते हैं, यहाँ स्प्रिंग। जब स्पीड बढ़ती है तो स्प्रिंग खुलना शुरू होती है। जब स्पीड बढ़ जाएगी हमारे सिस्टम की, तो हाई स्पीड पे जाके लोड अप्लाई होगा। ओके, तो आंसर शुड बी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। चौथे का सी होगा। पांचवा करिए। चौथा सही था, पांचवा करिए। पांचवें में उन्होंने कहा है कि जो यूनिफॉर्म क्लच होता है, फ्रिक्शनल क्लचेस जो होती हैं उसमें कौन सी यूज करते हैं। देखो, फ्रिक्शनल क्लचेस में हम हमेशा डिजाइनिंग जब करते हैं तो हमेशा यूज करते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, क्योंकि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी हमेशा जो वो है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी उससे कम टॉर्क देती है। इसका मतलब मान लो हमें डिजाइन करना है 100 वाट किलो वाट के लिए डिजाइन करना है, ठीक है, या फिर टॉर्क में लेना है 100 न्यूटन मीटर मान लो। तो हमारा जो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है ना, वो कम बताएगी। तो मतलब हम वही रखते हैं ना कि मान लो चाहिए 100 न्यूटन, हम डिजाइन करेंगे हम 120 के लिए, लेकिन यूनिफॉर्म थ्योरी कम बताएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में है कोई सिस्टम, आप ये समझ लो ना कि ऐसे होता है, स्टार्टिंग में पहले ऐसे रहता है, फिर जब पुराना गियर हो जाता है ये साइड से घिस जाता है, तो यहाँ यूनिफॉर्म गियर थ्योरी लगाते हैं। ओके, ये समझ लो, आप बहुत डिटेल मत जाओ। तो ये सही है, पांचों का सही है। बिकॉज लाग पढ़ लो, बिकॉज यूनिफॉर्म थ्योरी गिव्स द हायर, नहीं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हमेशा कम टॉर्क प्रेडिक्ट करती है कंपेयर टू द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। और इसमें कहा है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी गिव्स हायर फ्रिक्शन टॉर्क। हाँ सही है, ये सही है। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का टॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज लेस देन टॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ये याद कर लो, ये भी काफ़ी बार रिपीट होगा। तो पाँचवें का ए भी सही है, बी भी सही है। इसमें देखो, पाँचवें का स्टेटमेंट भी सही है, असम्पशन भी सही है, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। इसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा आपके कंसाइंस पे कि आप क्या मानना चाहते हो। किसी बुक में मत जाओ, जो आपको लग रहा हो मार दीजिए, और लग पे देखिए पेपर वो क्या देते हैं आंसर की में, ठीक है। तो अगर मुझे मारना होगा इसमें आंसर तो मैं बी मारूंगा, पाँचों का बी दिया भी, ठीक है। कुछ लोग ये भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सटीक बैठता है। एक रीजन ये भी है, एक रीजन है लेकिन कंप्लीट रीजन नहीं है।
ये कंप्लीट रीज़न नहीं है, इसलिए मैंने बी मारा। 6 करिए। सिक्स में है कि रिगार्डिंग द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच मैं समझा चुका हूँ आपको कि स्टार्टिंग में स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन रहेगी, जब घूमना शुरू होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से स्प्रिंग खुलना शुरू होंगी, बाहर तो जाना शुरू होंगी, और जो डिस्क लगी होगी आउटर पे वो जाके चिपक जाएगी आपके प्राइम मूवर से। प्राइम मूवर बाहर लगा होता है, वो उससे जाके चिपक जाएंगी। ठीक है, समझ गए आप तो। तब लोड अंतिम मिलेगा। प्राइम मूवर नहीं, उसको पता नहीं क्या बोलते, प्राइम मूवर है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोड जो है एट अ सर्टेन स्पीड पहुंचने के बाद ही जो हमारा प्राइम मूवर है उठाएगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इट नीड नॉट टू बी अनलोडेड बिफोर एंगेजमेंट। ये गलत लग रहा है मुझे, पहला स्टेटमेंट नहीं गलत है इसमें तो। इट इनेबल्स द प्राइम मूवर टू स्टार्ट अंडर द नो लोड कंडीशन। हाँ ये सही है, देखो दूसरा सही है कम्प्लीटली। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग कोई लोड नहीं रहेगा। इट पिक्स अप द लोड ग्रेजुअली विद इंक्रीज ऑफ स्पीड, ये भी सही है। इट विल नॉट स्लिप टू द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, ये पता नहीं क्या है। 2 3 आना चाहिए हमारे आंसर में। ये कट गया, ये कट गया। अब एक चेक कर लो आप, 5th नंबर चेक कर लो। इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन द पावर यूनिट हैज़ अ लो स्टार्टिंग नॉट, बिल्कुल सही। 5वां आएगा। 2 3 5 कहाँ मिल रहा है हमें इसमें, सी में। देखो मैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 4th वाले में कंफर्म नहीं था, मैंने छोड़ दिया। तो आंसर निकालना, आंसर निकल गया आपका। 6 का सी आएगा। ठीक है, ये बेसिकली हम वहाँ यूज करते हैं, मोपेड्स में यूज करते हैं, लॉन मूवर्स में यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, लो क्वेश्चन भी आ गया वही वाला, कहाँ यूज करते हैं। तो 7वां करिए आप लोग, ट्राई करिए। ये सिंपल है यार, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और बहुत आसान हो जाता है। पेपर हमारा जान ही रहो 1 नवंबर को है, तो हमारे पास अभी बचे हुए हैं दिन 65 के आसपास डेज बचे हुए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ तक मैंने जो शेड्यूल किया हुआ है, जो ESC का जो पूरा सिलेबस है जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चंस, वो आपका बिफोर 10 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। अगर मैक्सिमम जाएगा ना तो 12-13 सितंबर जाएगा, उससे सितंबर नहीं यार, अक्टूबर, 12-13 अक्टूबर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि करीब 48 या 49 वीडियो शेड्यूल है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने काउंट भी किए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आपके हैं 4,950 क्वेश्चन के आसपास हैं। ठीक है, जिसमें कि 400 तक हम कर चुके हैं। ये 500 सीरीज चल रही है, 5वां वीडियो इसलिए है। तो देखो मैंने बता दिया अभी आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच कहाँ यूज होता है, मोपेड्स में, लॉन मूवर मोपेड्स में। तो सी का 4 हो गया। और ये देख लो जो क्या लिखा है, मल्टी प्लेट और सिंगल प्लेट। सिंगल प्लेट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास रेडियल स्पेस रहता है, और मल्टी प्लेट वहाँ यूज करते हैं जहाँ रेडियल स्पेस नहीं रहता। रेडियल स्पेस कहाँ नहीं रहता हमारे पास, बाइक्स में स्पेस कम रहता है ना, तो वहाँ मल्टी प्लेट यूज़ करते हैं। और जो हमारी बड़ी कार्स होती है उसमें सिंगल प्लेट यूज़ करते हैं, ये आप जान लो। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है। तो सिंगल प्लेट में क्या यूज़ करेंगे, स्कूटर्स में सिंगल प्लेट यूज़ हो जाएगा, मतलब A का 1। और सिंगल प्लेट यूज़ होगा ट्रक्स में रेडियल स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होती, आप लगा सकते हो आराम से। तो A का 3 हो जाएगा। तो A का 3 और C का 4 कहाँ दिया हुआ है, देखो A का 3 C का 4 दिया हुआ है D में, तो आंसर शुड बी D। यार ये आप सीख लो चीज़ कि अगर वो आपको जहाँ आंसर मिल जाए वहीं पे टिक मारना है और आगे निकल जाना है। ठीक है, वहाँ बहुत दिमाग, फिर और ऑप्शंस नहीं देखने हैं क्योंकि टाइम बचता है उससे हमारा। 8 नंबर करिए। 8 देखो, 8th है आपका क्वेश्चन अबाउट द 8th इज द क्वेश्चन अबाउट द रोप। तो 8th का मैं आंसर दे रहा हूँ। 8th का आंसर आपका है C। 9th क्वेश्चन जो मैं बता चुका हूँ, N1 + N2 - 1 N वाला, N2 + N1 - 1 वाला, तो इसका मैं आंसर मैं दे रहा हूँ 9वें का B। 10वां करिए। इसमें बहुत रिपीटेशन, इस चैप्टर में बहुत ही रिपीटेशन ज़्यादा है, आप बोर हो जाओगे, बस क्वेश्चन काटते। 10th नंबर करिए। 10th नंबर जो काम बड़ा तगड़ा हो गया यार। इन अ प्लेट एक्सियल फोर्स इज 4 न्यूटन, इनसाइड रेडियस इतना दिया हुआ है एंड आउटसाइड रेडियस इतना दिया हुआ है। फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर मीन रेडियस ऑफ द, ये आपको याद होना चाहिए कि जो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी होती है उसमें जो आर मीन होता है वो होता है आपका 2/3 R0 का क्यूब, मतलब R आउटर का क्यूब माइनस R इनवर्ट का क्यूब इनर का अपॉन R0 स्क्वायर माइनस R1 R आउटर स्क्वायर माइनस R इनवर्ट स्क्वायर। यूनिफॉर्म ईयर थ्योरी अगर चेक करने जाओगे तो इसका होता है
आर आउटर प्लस आर इनर अपॉन 2। ठीक है, याद कर लो आप। अब सवाल लगाते हैं अपना, हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के बारे में पूछा हुआ है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के बारे में मीन रेडियस पूछा हुआ था, आप पुटअप कर लो इसमें आंसर्स। 2/3 इंटू आउटर रेडियस क्या दिया है, आउटर रेडियस है आपका 100 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। तो ये काटो, यहाँ हो गया 10 क्यूब बाहर आया, ये काटिए, यहाँ आ गया 10 स्क्वायर, तो इससे ये गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन ही है यार, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, बस फॉर्मूला है फिर कैलकुलेशन है। तो 10 इंटू 2/3 इंटू 1000 माइनस 125 इट विल बी 875। यहाँ पे 100 माइनस 25 तो 75, तो 25 से काट देंगे, 25 से तो 25 तो 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 8 जगह 32 32 3 37 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं 37 नहीं 35 आएगा, सॉरी, इट विल बी 35। तो 35 70 700/9 700/9 700/भाई में 9, तो नॉट है 72, 8 से कम होगा, ये आएगा आंसर 10 का ए ये सही है। अब 11वां करिए। 11वां इज द रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं आंसर दे रहा हूँ डायरेक्टली। 11वां नंबर क्वेश्चन है रिपीटेशन ऑफ 3, तो 11वें का आंसर आपका है सी। और 12वां रो का क्वेश्चन तो हम करेंगे नहीं, तो 12th का आंसर मैं दे रहा हूँ, 12th का बी। 13 करिए। सिंपल है, देखो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा फ्रिक्शनल क्लच नहीं है, तो जहाँ जहाँ फ्रिक्शन यूज ना होता है वो फ्रिक्शनल क्लच नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगल मैंने देखा है, बताया था कि जो स्प्रिंग रहती है वो खुलती है, फिर आउटर डिस्क होती जाके चिपक जाती है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन लगता ही है, तो सेंट्रीफ्यूगल आंसर नहीं होगा। कौन और इनका तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो प्लेट क्लच होती है उसमें फ्रिक्शन से ही काम होता है। तो जॉ क्लच जो होती है ना वो पॉजिटिव टाइप होती है, जैसे गियर्स नहीं होते हमारे पॉजिटिव ड्राइव, जिसमें स्लिप लूप नहीं होती है, वैसे ही जॉ क्लच होते हैं, जाके ऐसे जाके पकड़ लेते हैं, जैसे ये पकड़ गया, अब पावर ट्रांसमिट होगा, ये वाले क्लच को कहते हैं हम जॉ क्लच। तो आंसर शुड बी 13th का सी। ठीक है, तो 13th का सी डी दिया है, हाँ 13th का डी है, डी तो है यार, गलत लिख रहा हूँ मैं, 13th का डी आंसर है, तो ये जॉ क्लच है ना। तो अगला चेक करिए टॉपिक, ये फिर देखो 14th क्वेश्चन फिर आ गया है जो कि रोप का है, तो मैं नहीं कराऊंगा, रोप का आंसर दे रहा हूँ 14th का बी। 15th करिए अब। देखो यार, टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल ही होता है, म्यू डब्लू लोड इंटू आर मीन। तो आर मीन आपका ये मैं सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ याद करने का, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है याद करने में। तो आर मीन आप याद कर लो, ये है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का, और आर मी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी मैं बता चुका हूँ, ये भी यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का ये होता है, आर मीन इक्वल टू बस R0/RI/2। ठीक है, तो ये जब पुटअप करोगे ना क्वेश्चन में, तो ये आंसर आ जाएगा। 2/3 कहाँ पे है, ये रहा सी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। ठीक है, और देखो अगर कोन क्लच आ गया, अगर सिंपल क्लच है तब तो कुछ नहीं आएगा से एंगल, और कोन क्लच आ गया, कोन क्लच, तो म्यू बाई साइन अल्फा से रिप्लेस कर देना हर इक्वेशन में, आंसर विल बी सेम। म्यू को जो फ्रिक्शन है, म्यू को रिप्लेस कर देना है म्यू अपॉन साइन अल्फा, बस आंसर ये आ जाएगा। तो 15th का सी। 16 अगेन रो का क्वेश्चन है, तो मैं आंसर दे रहा हूँ 16 का बी। 17 करिए, 17 भी रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसका भी आंसर दे रहा हूँ मैं बी।
17 का आंसर इज़ बी। तो जो रिपीटिशन होगा उसका मैं आंसर दे दूंगा, सॉल्व नहीं कराएंगे उसे। अब करिए 18 नंबर करिए आप। देखो यार, इसमें दिया हुआ है कि वेट दिया हुआ है 10,000 न्यूटन, तो मास कितना आ जाएगा, 1000 किलो आ जाएगा ना। ठीक है, तो और इसमें दिया हुआ है कि 2 सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जा रही है जीरो से। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देंगे तो ए हमारा आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब लगा देंगे न्यूटन लॉ लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा टी माइनस 10,000 इज इक्वल टू एम ए। एम आपका 1000 है इंटू 2, तो टी सॉल्व होके 12,000 आ जाएगा। तो 18 का डी आंसर होगा। 18 का डी। 19 करिए, 19 सॉल्व कीजिए। 19 आंसर सॉल्व कीजिए, 19 क्वेश्चन। जो 19 क्वेश्चन है ना यार, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें पूछा हुआ है इन्होंने कि एक्सियल फोर्स इतना है, एक्सियल पूछा हुआ है कि एक्सियल प्रेशर दिया हुआ है, इनर रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस दिया हुआ है, एक्सियल फोर्स पूछा हुआ है पर पेयर। तो इसमें ये दिक्कत है मुझे ना कि देखो, जो हम डिजाइन करते हैं क्लच को, मेनली हम डिजाइन करते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी पे, तो उसके थ्रू आंसर अलग आएगा और यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के थ्रू आंसर अलग आएगा। ये देखो, और मैंने कुछ बुक्स में चेक भी किया है, तो मैक्सिमम मुझे मोस्ट सही आंसर जो लगता है ना, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से देना, क्योंकि हम क्लच को डिजाइन रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो इन्होंने सॉल्व किया हुआ है इस बुक ने, इन्होंने सॉल्व कर दिया है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, वो मुझे गलत लगता है। तो मेरा आंसर इनके से वेरी करेगा। इनका आंसर मैं दे रहा हूँ, अपना सॉल्व करके दिखाऊंगा। इनका आंसर दिया हुआ है 19 का, इन्होंने डी दिया हुआ है, लेकिन मैं जो सॉल्व करूँगा उससे 3 सी आएगा। मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अपना आंसर जो है, इसमें पूछा एक्सियल फोर्स ना, तो एक्सियल फोर्स जो होता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में, पाई सी आर नॉट प्लस आर आई, यही होता है हाँ। तो पाई आपका पाई रहेगा, सी आपका हो जाएगा 0.2 इंटू 100। इनर वाला कौन सा है, इनर रेडियस, इनर 100 है ना हाँ। तो ये मैक्सिमम है तो इनर लेंगे, तो 0.2 इंटू 100 इंटू, फॉर्मूला शायद गलत दिया क्या मैंने, फॉर्मूला गलत लिख दिया क्या यार, इंटू 300 आर नॉट प्लस आर आउटर में सारा इनर है ना, मैंने साथ फॉर्मूला गलत लिख दिया है। 1 मिनट रुक जाओ, माइनस यहाँ होता है, माइनस होता है यहाँ पे, ओके माइनस होता है और कुछ और चेंजेस होते हैं। सॉरी यार, मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैं फॉर्मूला शायद हल्का सा मिस्टेक हो गया मुझसे। आई फॉरगॉट द फॉर्मूला। आंसर चेक कर लेते हैं, सोल्यूशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, तो इसमें देखो यार, ये है 18 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 में इन्होंने तो वो माना हुआ है यार, यूनिफॉर्म प्रेशर माना हुआ है, तो फॉर्मूला कहाँ गया, क्लचेस में यूनिफॉर्म प्रेशर, देन लोड इज 2, हाँ 2 से मल्टीप्लाई होता है, सॉरी 2 गलतियां हैं यार। देखो फॉर्मूले में इतना ब्लंडर हो गया फिर से। आर नॉट माइनस आर आई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 पाई सी इंटू आर आउटर माइनस इन रेडियस, तो 2 इंटू पाई इंटू आउटर ये है, 2 पाई सी ये हो गया हमारा, सी ये हो गया, और आउटर माइनस इनर, तो इनर 100 था, आउटर एंड हाफ है, इनर रेडियस ऑफ द डिस्क इज 100
एंड हाफ द आउटर इज़ द हाफ द आउटर, मतलब कि आउटर जो होगा 200 होगा, तो 200 में 100 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, इसमें डाउट नहीं होगा कुछ आपको। तो यहाँ से 0 गया, तो यहाँ से आपका आएगा 2000, 2000 इंटू 2 पाई, तो आंसर विल बी 4000 पाई। ये मेरा आंसर है भाई, मैं यही मारूंगा सी, क्योंकि हम क्लच को डिजाइन नहीं करते हैं यूनिफॉर्म गियर थ्योरी पे, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी पे नहीं, यूनिफॉर्म प्रेशर, और कई आंसर ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। 20 नंबर करिए। देखो यार, पहला तो सही है, वही मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्लचेस को हम डिजाइन करते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी पे, तो असर्शन इज सही। और रीजन में देखो एक ब्लंडर कर दिया है इन्होंने, जो हमारा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी होता है इसमें जो क्लच होती है घिस जाती है, ऐसी हो जाती है क्लच ऐसे, और अगर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगाना होगा तो क्लच ऐसे रहेगी, ये रहेगा क्लच ऐसे, यहाँ नहीं घिस जाता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में, इसलिए हम यूनिफॉर्म वियर लगाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया है कि परफेक्ट कॉन्टैक्ट with the use of the hot material for the friction lining, there is always perfect contact, geometrical fit between two surfaces, hence pressure distribution over the contact zone is not uniform। ये absurd हो गया, तो C आना चाहिए 28 का C। ये तो absurd हो गया ना कि परफेक्ट दे रहे हो आप, फिर कह रहे हो कि फिर नॉट यूनिफॉर्म भी बोल रहे हो। 21 का 21 इज नॉट इन द सिलेबस, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द, क्वेश्चन कहाँ का है, वायर का क्वेश्चन है, वायर का क्वेश्चन कहीं आता होता नहीं है। 21 का ए आंसर दे दे रहा हूँ मैं। 22 करिए। 22 इज अगेन द रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 22 अगेन रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, तो 9th का आंसर बी है। 23 करिए। 23 भी रोक क्वेश्चन है, या नहीं करेंगे हम, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ 23 का सी। 24 करिए। मैंने कहा था ना बहुत रिपीटेशन होगा, तो वही हो रहा है इस चैप्टर में। एक ही फार्मूला हमारे पास है N1 + N2 - 1, और दूसरी चीज़ है कि हम वियर क्लच को वियर पे करते हैं, बस यही है, इसी में घूमना है आगे पीछे करके, इसी पूछना आएगा। दो ही कॉन्सेप्ट हैं। अरे कुछ अगर पूछ देगा तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच यही सब। 24 करिए। 24 देखो, फिर वो सेंट्रीफ्यूगल क्लच आ गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आना है। तो मैं एकदम डिटेल समझा रहा हूँ। देखो, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में ना बीच में लगा देती है रॉड, यहाँ स्प्रिंग्स लगी होती हैं चारों तरफ, ठीक है। तो जब ये घूमता है ना तो स्प्रिंग खुलना शुरू होती है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब खुलना शुरू होंगी स्प्रिंग, क्योंकि फोर्स लगता है, जब खुलना शुरू होंगी तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी। अगर आप स्प्रिंग की स्टीफनेस को ज़्यादा कर दोगे तो वो धीरे धीरे खुलेगा, मतलब हाई स्पीड खुलना होगा, खुलना कम होगा, हाई स्पीड पे खुलना शुरू करेगा, कम स्पीड में नहीं। तो यही इसमें पूछा हुआ है कि अगर इंक्रीज कर दें स्टीफनेस को तो क्या इफेक्ट आएगा। तो इंगेजमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब पहले मान लो 400 RPM में इंगेज कर रहा था, 400 RPM पे, और स्टीफनेस बढ़ गई तो धीरे धीरे खुलेगा ना, फिर 500 RPM पे इंगेज करेगा। तो आंसर शुड बी बी। 24 का आंसर बी आना चाहिए, बी आंसर 24 का। हाँ, बी दिया भी है। ओके, तो अगला करिए। 25 अगेन क्वेश्चन इज सेम, वही एक ही फॉर्मूला इनके पास है, उसी में घुमा फिरा करना है क्वेश्चन। देखो यार, अगर डायरेक्टली लोड यूज़ कर रहे हैं ना W, तो यहाँ एन कंसिडर नहीं करेंगे। एन कंसिडर तब करते हैं अगर हम इसी में प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, प्रेशर वाला, तो पर प्लेट प्रेशर देखते हैं, और जो लोड होता है पूरे में लोड होता है। ओके, तो इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, एक्सियल फोर्स ऑन ईच पेयर ऑफ सरफेस, ईच पेयर ऑफ सरफेस यूज किया हुआ है ना, तो एक पेयर पे इतना सरफेस है, तो कितने पेयर्स बन रहे हैं, देखिए 3 + 2 - 1 = 4। 4 पेयर्स बनेंगे, तो आप 4 से मल्टीप्लाई पहले ही कर दीजिए। 4 इंटू लोड कितना दिया है 5 kN, 5 से मल्टीप्लाई 5000 हो जाएगा। देन रेडियस इनर राउटर 3
300 प्लस 175 दिया है तो हो जाएगा 475 हो जाएगा। 475 रेडियस दिया है ना, नहीं डाया है, तो बाई 2 पहले से था तो बाई 4 हो जाएगा। अपॉन में 1000 क्योंकि ये mm में है तो 1000 से 1000 चला गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 5 इंटू 475 अपॉन 4, तो ये आंसर देखो यार, ये 1.25 से मल्टीप्लाई हुआ तो मोस्टली आंसर यही आएगा। सिंपली आंसर है, सॉल्व थोड़ी करोगे, सिंपल दिख रहा है आपको 593 के आसपास आएगा। 475 से बड़ा ही आना है तो 800 पहुँचेगा नहीं, क्योंकि दूना तो है नहीं ना। तो 25 का सी आंसर आना चाहिए। तो कैलकुलेशन में इसी में टाइम बचता है। कुछ लोग करेंगे कैलकुलेटर एकदम एग्जैक्ट निकालेंगे, तो वो नहीं करना है यहाँ पे। सिंपली आपको दिख रहा है फ्रंट में, सामने दिख रहा है यार क्वेश्चन है। तो अगेन क्वेश्चन इज सेम, क्या है यार, ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि अगर ट्रंकेटेड कोनिकल है, ट्रंकेटेड कोनिकल, ठीक है, तो मैंने बताया था अगर कोनिकल आ गया तो म्यू को आप रिप्लेस करोगे म्यू अपॉन साइन अल्फ़ा से, बस यही करना है इसमें। म्यू को आप रिप्लेस करोगे म्यू अपॉन साइन अल्फ़ा से रिप्लेस करोगे। अल्फ़ा इज़ द हाफ कोनिकल एंगल। फिर क्या पूछा है इसमें, यूनिफॉर्म रेट ऑफ वियर पे फॉर्मूला पूछा हुआ है। कराऊँ मैं इसको, अभी ऊपर सवाल लगाया है इसका यार, म्यू डब्लू आर इनर प्लस आर आउटर अपॉन 2, म्यू है तो अपॉन में साइन अल्फ़ा हो जाएगा। इसी को उन्होंने लिखा हुआ है करके, ये वाला फॉर्मूला है बी, यूनिफॉर्म वियर रेट है ना, यूनिफॉर्म रेट ऑफ वियर, हाँ, तो बी होना चाहिए 26 का। इसमें क्या ही टाइम दें यार, ये तो आपको रट गया होगा। अब अगर नहीं रटा तो रोको क्वेश्चन करिएगा। फिर 26 का बी ऑप्शन सही है। 27 आ गया रो का क्वेश्चन, जो कि सिलेबस में नहीं है, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ डायरेक्टली। 27 का आंसर आपका हो जाएगा 28 करिए आप। फिर वही सेंट्रीफ्यूगल टच ही है इसमें। तो हाँ देख लो यार, जब स्पीड अब बढ़ाओगे तो स्प्रिंग खुलना शुरू होगी, जब और स्पीड बढ़ेगी और खुलेगी तो धीरे से जाकर टच होगा, स्पीड और बढ़ेगा तो और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, तो मतलब स्मूथ इंगेजमेंट होता है, इतना तो पता है हमें। प्रोवाइड ऑटोमेटिक एंड स्मूथ इंगेजमेंट, तो ए इज़ करेक्ट। अब अच्छा रीजन देख लो, अब रीजन क्या दिया है, सिंस द ऑपरेटिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। हाँ सही है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, द फ्रिक्शनल टॉर्क फॉर द एक्सेलरेटिंग इज द लोड, और लोड इज ऑल्सो अ फंक्शनल ऑफ। हाँ सही लग रहा है मुझे, सही लग रहा है, क्योंकि ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्या होता है, पाई 2πn/60 होता है, तो एन का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और जो लोड आता है, लोड इंटू म्यू हो जाएगा, इतने का म्यू जो पावर फोर्स है इंटू टॉर्क निकालना है तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एन स्क्वायर सही है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो हाँ सही है यार, मुझे देखो ना इसका आंसर ए लग रहा है, क्योंकि देखो मैं क्यों कह रहा हूँ ए लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला स्मूथ इंगेजमेंट। स्मूथ इंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि एन हमारा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, उसको टच करेगा फिर बढ़े, फिर जैसे जैसे एन टच करते जाएगा, हमारा डिस्क टच करता जाएगा एन के साथ, स्मूथ इंगेजमेंट भी होगा। यही रीजन होता है ना, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती स्पीड बढ़ेगी, स्मूथ इंगेजमेंट हो रहा है। मुझे ए लग रहा है, लेकिन इन्होंने सारा आंसर अलग दिया हुआ है, इन्होंने आंसर बी दिया हुआ है। बी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं यार, बी भी आप मार सकते हो, मतलब आपके कंसर्न्स पे हो। आपको अगर ए लग रहा है ए मारी, बी लग रहा है बी मारी, इसमें कोई आपको नहीं होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये आपके फिर लग पे काम करता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 29 करिए।
देखो यार, इसमें पूछा हुआ है कि इन केस ऑफ द डिजाइन ऑफ फ्रिक्शनल क्लचेज यूनिफॉर्म रेट ऑफ वियर थ्योरी इज यूज्ड और द यूनिफॉर्म प्रेशर। तो रीजन पूछा हुआ है, तो रीजन आप बताओगे सिंपली। तो पहला दूसरा, तो टॉर्क तो इसमें यार कम होता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में, प्रेशर में ज़्यादा होता है टॉर्क, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 2 होना चाहिए आंसर, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए आंसर। एंड तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज मैक्सिमम एट द, हाँ ये भी सही है, थर्ड भी सही है। तो ये लग गया है इसमें से। दिस कॉन्सेप्ट इज प्रिवलेंट फॉर द रनिंग एंड ओल्ड क्लचेस। ये डाउटफुल क्वेश्चन है यार, 29 नंबर। तो सेकंड थर्ड किस में आ रहा है, इसमें मुझे अगर मारना होगा ना तो मैं सी मार दूंगा बिना डाउट के, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रनिंग एंड ओल्ड क्लचेस ये हम जब डिजाइनिंग करते हैं ना तभी अप्लाई कर देते हैं, जब डिजाइनिंग करते हैं तभी हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, ऐसा नहीं कि हम बाद में जाके लगाते हैं कॉन्सेप्ट को। ओके, तो मैं 2 और 3 मारूंगा, लेकिन इन्होंने आंसर अलग तरीके से दिया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन को अलग व्यू से पढ़ा हुआ है। ये बताने लगे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के बारे में, इन्होंने पहला मान लिया सही एंड थर्ड मान लिया एंड फोर्थ मान लिया सही। तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, इनका आंसर मैं दिए दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन करना होगा तो मैं सी मारूंगा। इनका आंसर ए है, ऑफिशियल आंसर। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर और सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। सिलेबस क्या, हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हम पेपर देते हैं मेनली। रिगार्डिंग 31 करिए। थर्टी वन में बोला हुआ है कि पावर ट्रांसमिटेड बाय क्लच ग्रेटर द स्पीड लोअर द टॉर्क फॉर द फिक्स पावर रेटिंग। सही है, अगर पी को आप फिक्स कर दोगे तो जितना स्पीड बढ़ाओगे तुम्हारा टॉर्क उतना कम देना पड़ेगा। तो असर्शन तो कम्प्लीटली सही है। रीजन पर डीजे क्लच इज प्लेस्ड ऑन द लो स्पीड साइड टू ट्रांसमिट लार्ज, ये भी सही है। गलत क्या है, आंसर बी होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है। 31 का सी भी मार सकते हैं आंसर से, क्योंकि जनरली जो रखते हैं क्लच, जो हम क्लच को रखते हैं वो हायर स्पीड पे रखते हैं जिससे कि लो टॉर्क देना पड़े। लेकिन जो स्टेटमेंट लिखा है इससे मैं मतलब समझ पा रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ, द क्लच इज प्लेस्ड ऑन द लो स्पीड साइड टू ट्रांसमिट लार्ज टॉर्क। सेम है, तो जनरल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी होती है उसमें गलत, उसकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये गलत है स्टेटमेंट। देखो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल होता है, लेकिन जनरलाइज अगर करेंगे कि ऐसे तो होता ही है, ऐसे होता ही है, तो भी मैंने इसलिए मार दिया था। अब सी भी सही है इसमें, ये है कि मतलब पढ़ने तरीका वही बदल गया है। तो इसका आंसर अब सी दिया हुआ इन्होंने, मैं भी सी ही मारूंगा इसको, मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने अलग एंगल से पढ़ लिया था। मैंने पढ़ लिया था एंगल मैकेनिक्स के एंगल से, जो मैकेनिक्स में होता है कि पावर सेम है तो आप स्पीड बढ़ाओगे तो टॉर्क घट जाएगा। मैंने उस एंगल से आंसर मार दिया, इसलिए मेरा गलत हो गया। लेकिन यहाँ मुझे देखना चाहिए था क्लच के एंगल से कि क्लच में क्या होता है। क्लच में यही होता है कि हायर स्पीड साइड हम लगाते हैं क्लच को, जिससे कि टॉर्क कम देना पड़े। ठीक है, तो आंसर शुड बी सी है आंसर, मेरी गलती है उसमें। अगला चैप्टर आता है आपका स्प्रिंग का करिए आप। इसमें मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वाल फैक्टर के बारे में। जो वाल फैक्टर होता है वो आपके शियर लोड, शियर स्ट्रेस प्लस क्या देखता है, कर्वेचर ऑफ वायर, दोनों को कंसीडर करके एक फैक्टर बना है, इसको हम कहते हैं वाल फैक्टर। ठीक, इतना मैंने समझा दिया। इस पे 10 क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर में, इसलिए मैंने पहले समझा दिया इसको कि बार बार किच ना करना पड़े वाल फैक्टर के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया वही है। तो पूछ लिया इसमें, वॉल करेक्शन फैक्टर यूज टू टेक कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर्स एंड कर्वेचर ऑफ वायर। ठीक है, तो सी आंसर हो गया पहले का। दूसरा इज द रिपीटेशन ऑफ ए, पहले का रिपीटेशन है दूसरा वाला, तो इसका आंसर बी हो। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी यही सी आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें भी आंसर सी होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सी
मैं आंसर दिख रहा था ना, मतलब कि कोई दिक्कत ना है इसके लिए। फिर तो सही कर लेता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। दूसरे का सही आंसर आएगा वैसे, देख ही लेता हूँ 8th का। हाँ ये आ गया 8th का आंसर की। दूसरे का सी, पहले का भी सी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन हम करते चले जाएंगे। तो ये आपका दूसरे का सी हो गया, तीसरा करिए अब। तो इसमें उन्होंने कहा है कि क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज एक्टेड अपॉन बाई एक्सियल फोर्स, मैक्सिमम टाउ दिया हुआ है, लोड कुछ लग रहा है। इन्होंने कहा कि अगर लेंथ को अगर हम आधा कर देंगे तो शियर स्ट्रेंथ क्या इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है, एन उससे कोई मतलब ही नहीं है लेंथ से, तो वैल्यू टाउ ही रह जाएगी, लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है। तो थर्ड का बी। फोर्थ करिए। फोर्थ में वो ये सब दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, आपको निकालना है स्टिफनेस ऑफ क्लोज। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये भी मैं समझा दे रहा हूँ उनको, एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। के की वैल्यू होती है, देखो ये GD⁴ अपॉन 8 D³ n। तो के क्या होता है, F अपॉन डेल्टा। ये आप पुटअप जब करोगे तो डेल्टा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, F को W मान लो, लोड 8W D³ n अपॉन GD⁴। और डेल्टा की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, DU/DW करके, ठीक है। तो यहाँ से U की वैल्यू आ जाएगी 4W² D³ n अपॉन GD⁴। समझ गया ना, ये रिलेशन याद कर लो अब, इतना जितना मैंने समझाया है, बहुत सारे क्वेश्चन से आएंगे। अब देख लो यहाँ पे GD⁴, ये हमारा 8D³ था तो इन्होंने R लिख दिया है, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आंसर विल बी ए। चौथे का ए होना चाहिए, सही है। पांचवा करिए। कुछ कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ मैंने यार, वो बहुत कॉमन है इसलिए बता दे रहा हूँ। और एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ दिस सब्जेक्ट, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ, मैं बस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करें, एक कंटिन्यूटी बन जाए हमारे प्रैक्टिस में। और दूसरा ये मेरा भी एडवांटेज है, जैसे यार पढ़ाई अच्छी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो मैं बनाता हूँ वीडियो। वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, मतलब पढ़ता क्या, इसरो और CIL के लिए पढ़ता रहता हूँ इंटरव्यू के लिए, UPSC पे ध्यान नहीं देता हूँ मैं, इसलिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है। पाँचवा करिए। तो स्प्रिंग में एक खास बात होती है, अगर आप एक्सिस के बहुत टॉर्क लगाओगे ना, सॉरी, अगर आप एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगाओगे, टॉर्क लगाओगे, तो वो बेंडिंग देगा वायर्स में। और अगर बेंडिंग लगाओगे, ऐसे ऐसे मान लो स्प्रिंग है, इसमें बेंडिंग आपने लगाई, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, वो टॉर्क देगा वायर में। अपोजिट होता है, अगर टॉर्क आप लगा रहे हो पूरे स्प्रिंग पे, ऐसे लगा दे रहे हो टॉर्क, तो वायर्स में वो बेंडिंग दे देगा। और अगर आपने बेंडिंग लगाई है पूरे स्प्रिंग पे, तो वायर में वो ट्विस्टिंग देगा, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना हमेशा, यहाँ पूछा हुआ है कि कपल लगा रहे हैं अबाउट द एक्सिस, तो यहाँ बेंडिंग आ जाएगा आंसर। पाँचों का ये रिपीट हुआ है भी क्वेश्चन बार बार। अब सारे क्वेश्चन रिपीटिशन वाले इसमें है। एक और कॉन्सेप्ट होता है के वाला। के हमने फॉर्मूला लिखा था ना, ये फॉर्मूला लिखा, देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ये वाला, के की वैल्यू ये लिखी थी। तो अब ये देख लो, के इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब के इंटू एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हमेशा ऐसे किया अगर के एन को मल्टीप्लाई कर दिया करो तो आंसर तुरंत आएगा, इससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना, अगला क्वेश्चन मैं भी ऐसे ही करूँगा।
देखो इसमें क्या हुआ, पहले नंबर ऑफ टर्न्स 20 थे तो इन्होंने कहा हाफ में ब्रेक हो गया तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो के की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो 24 अगर वैल्यू आ रही है तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आंसर आएगा सी। अब आप 7 नंबर करिए, बड़ा हल्ला होता है यार यहाँ पे। 7 नंबर करिए आप। 7th इज द रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो वाल फैक्टर देखो फिर से आ गया है, वाल फैक्टर फिर से आया, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी, हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 7th का आंसर हो जाएगा ये कर्वेचर यहाँ पे है ना, तो 7th का डी। 8th नंबर करिए आप, 2 कोस्ट का। देन 8th नंबर करेंगे जब क्वेश्चन ना, तो 8th नंबर आप जब करोगे तो उसमें क्या दिया हुआ, सेम वायर डायमीटर 1 वुड भी इतना, अगर आपको के याद है ना, के क्या होता है तो आप तुरंत फॉर्म निकालोगे, के डी पावर 4 अपॉन 8 डी क्यूब है। तो इन्होंने कहा 2 देखो इन्होंने कहा हुआ है कि सेम जो बड़ा सेम स्मॉल डायमीटर वायर और सेम मटेरियल बोला हुआ है, मटेरियल सेम है क्योंकि सेम वायर से बन रहा है, एन कॉइल सेम, सारी चीज़ें काट दो इसमें से आप, बचा डी, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। ठीक है, तो जो K1 होगा अपन K2 होगा, तो K1 में 2.5 का क्यूब होगा और K2 में 1.25, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो ये कटेगा 1/8 आना चाहिए आंसर, 2 क्यूब है तो 1/8 आंसर डी आना चाहिए, बी आना चाहिए। 8th का बी, ये सही है, 8th का बी आंसर है। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब। बहुत महंगा जुकाम हुआ यार। 9th नंबर है, अगेन इसमें क्वेश्चन है, देखो फिर क्वेश्चन पूछ दिया इसने कि अगर मूवमेंट लगाना है अबाउट द एक्सिस तो क्या आएगा, बेंडिंग आएगी, सिंपल है। तो 9th का ये हो गया रिपीटेशन है। 10th करिए। देखो ये दूसरा शुरू हुआ, नंबर ऑफ मेड ऑफ सेम वायर डायमीटर, सेम वायर डायमीटर तो डी सेम आ गया, डी पावर 4, मेड ऑफ सेम वायर डायमीटर एंड सेम मटेरियल तो जी भी सेम आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स n/2 हो गए हैं तो n/2 यहाँ हो जाएगा, और डायमीटर 2d मतलब 2d का क्यूब। तो आप देख रहे हो 2d क्यूब मतलब 8 आएगा, 8 से ये गया 4 आ जाएगा, तो मतलब जो दूसरी के की वैल्यू आएगी k/4 आ जाएगी, बाई 4 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो k/4 आंसर शुड भी 10th का ए। तो यार सेम क्वेश्चन है, इसमें टाइम देने कोई मतलब है नहीं, आपको उसी स्पीड करना चाहिए जिससे मैं कर रहा हूँ। यार सॉरी आज जुकाम के लिए आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। एक चीज़ और जान लो कि जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग कॉइल में अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उसने पूछा हुआ कहाँ होता है। जैसे इस सैफ्ट में देखते थे तो बाहर होता था आउटर सरफेसेस पे, लेकिन स्प्रिंग में इनर सरफेस पे होता है। स्प्रिंग में जो मान लो ऐसे, स्प्रिंग में इनर वाले पे समझ जाओ आप, तो इनर ऐसे स्प्रिंग होती है जो आप बाहर एक इधर बाहर कॉइल आएगी उसके इनर वाले पे, ठीक है, इनर ज़्यादा होता है, तो इनर मोस्ट फाइबर आंसर शुड बी 11th का सी। 12th करिए। फिर यह सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया ही था कि जो के होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर आधा लेंथ कर दिया गया है तो के 2k हो जाएगा। तो इन्होंने एक ट्विस्ट दे दिया क्वेश्चन में कि 2k कर दिया और आधे को दोनों को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। जब पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो एडिशन होता है बस सिंपली, 4k हो जाएगा आंसर, 4k आंसर होगा, तो रेशियो जो हो जाएगा, इस रेशियो जो आएगा 4 आएगा। ओके, तो 12th का सी। मैंने क्वेश्चन कार्ड इसलिए रखे यार, सेम क्वेश्चन है सब। इसमें क्या पूछ लिया, इसमें उन्होंने कह दिया कि 2 कॉइल्ड स्प्रिंग है, ईच का के है, तो स्टीफनेस कंबाइंड का क्या होगा पैरेलल में रख रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन फिर आगे यहाँ के रख दो आप,
यहाँ पे के रख दो तो 2k हो जाएगा। आंसर विल बी 13 का बी। सिंपल लग रहा होगा ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है इसके, और इसी स्पीड से करना होता है क्वेश्चन को। देखो यार, ये भी कोई क्वेश्चन टफ रहते हैं, जैसे सोमम का आ गया डिफ्लेक्शन का, तो वो टफ रहेगा, तो उसमें जो टाइम यहाँ बचेगा वो टाइम वहाँ लग जाएगा। 14 नंबर करिए, 14 नंबर करिए क्या आता देखिए। तो 14 में पूछा हुआ है वायर, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। अभी हमारे बचे हैं यार तो करीब 26 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वायर डायमीटर मीन कॉइल, ये देखो यहाँ 2 पावर 4 ऊपर आ गया एक्स्ट्रा, नीचे 2 पावर क्यूब आ गया इंटू 2, ये सब कैंसिल आउट हो गए, सिंपल के फिर से आ जाएगा अगेन। 14 का ए सेम यार, एक ही फॉर्मूला लग रहा है बार बार। 15 करिए, देखो इसमें कहा हुआ है इन्होंने कि अगर फोर्स लग रहा है तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी एक स्प्रिंग में। तो आप ये जान लो, ये वाला जो केस है वो ये बन गया है सिंपली, मतलब बीच में ब्लॉक लगा हुआ है तो मतलब स्प्रिंग लगी हुई है, ये वाला केस बन गया है। तो ऐसे में इसको हम एज अ पैरेलल लिख सकते हैं, पैरेलल लगा सकते हैं ऐसे, इसको मिटा के यहाँ से। तो आपका के इक्विवेलेंट आ जाएगा 2k और डिफ्लेक्शन आ जाएगा F/2k, देन एनर्जी आ जाएगी एक स्प्रिंग में हाफ kx²। तो हमारा kx नहीं k डेल्टा स्क्वायर, तो k डेल्टा क्या है F/2k। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आपको F²/8k²। ठीक है, तो आंसर शुड बी सी, 15th का सी, 15th का सी। अरे आंसर नहीं मिला यार मैंने पीछे। 9th का देखो, 9th का ए है, 9th का ए, 10th का ए, 11th का सी, 12th का सी, 13th का बी, 14th का ए, 15th का सी लग रहा है ना, 15th का सी सही है। तो 15 तक सही हो गया हमारे क्वेश्चन। 16 करिए आप। फाइव mm डाया दिया हुआ है, वायर का डाया ये है, कॉइल डाया ये है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन स्प्रिंग डाटा ये है, मैक्सिमम शियर इसमें फिर क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो ये सिंपली हो जाएगा। इसमें पूछा हुआ है कि पहले टाउ ये था, टाउ तो ये होता है ना, फार्मूला आपको याद होगा, 8ω/d/πd³, याद होगा ना। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर भी आता है, उसको हम कंसिडर यहाँ नहीं करेंगे। तो आपका टाउ 20 था, लोड सेम है, ये भी सही कट जाएगा। तो d/d³, तो d यहाँ पे 50 था और वो वाला क्यूब था। फिर हमें के यहाँ का टाउ निकालना है। इसमें ऊपर 30 था और नीचे 3 का क्यूब होएगा, ये कैंसिल आउट। 5 का 2, 3 का भी 2, देन 9/25, देन टाउ इज इक्वल टू 500/9। देन आंसर शुड भी ये आएगा, सी आना चाहिए, 16 का सी। मैंने देखो इसमें वो फैक्टर छोड़ दिया है 1/c+1 वाला, क्योंकि सी आप देख ही रहे हो क्या आ रहा है, सी 10 के आसपास आ रहा है, तो 1.1 हो जाएगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे।
कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उसको कैंसिल आउट हो जाएगा वो। 17 नंबर करेंगे तो 17 नंबर इज़, फिर सी में यार वही कि अगर स्प्रिंग को आधा कर देंगे तो उसकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी, इस स्प्रिंग को अगर आधा काट देंगे दुगनी हो जाएगी। लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डबल आंसर आ जाएगा था 17 का। देख रहे हो कितना रिपीटेशन होता है ये इस क्वेश्चन में, देख रहे हो आप लगातार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको भी याद होना चाहिए आंसर, याद हो जाएगा कुछ दिन में, अगर नहीं याद हो रहा है तो भी याद हो जाता है यार, 2-3 बार करोगे ना क्वेश्चंस को सटीक एकदम याद होगा। ये वीडियो लग रहा है मुझे 1 घंटे 40 मिनट की बनेगी, बस 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की। पिछली वाली सब बनी थी 2-2 घंटे के आसपास की। 18 नंबर करिए। फिर सेम क्वेश्चन रिपीटेशन है, रिपीटेशन है क्वेश्चन का। 18 नंबर इज रिपीटेशन ऑफ वाल नंबर मैंने समझाया था। कर्वेचर दिखा, जहाँ दिखे वहाँ टिक मार दो, यहाँ कर्वेचर दिख गया है। और स्ट्रेस आर्गुमेंटेशन वही सेम चीज़ है स्ट्रेस के बारे में। तो 18 का ये हो जाएगा। इसमें टाइम नहीं मिलेगा यार, ये सब फर्जी क्वेश्चन है। दो बार ये होता है, अगर स्प्रिंग कोई है ना उस पर अगर आप एक्सियल फोर्स लगा रहे हो तो एक्सियल फोर्स पहली बार डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगा और डायरेक्ट शियर बन जाएगा। और दूसरा जो एक्सियल फोर्स रहेगा वो जो कॉइल का डाया है उससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ टॉर्जन दे देगा, ठीक है, एक्सियल फोर्स। तो आपका एक्सियल फोर्स में टॉर्जन भी आएगा और डायरेक्ट शियर भी आएगा। तो आंसर शुड बी डी, 19 का डी। 20 करिए। फिर वही फर्जी क्वेश्चन की जो मैंने समझा रखा आपको, सिंपल ट्रिक दे दिया मैंने आपको कि के इंटू एन कर दो, के एन को कांस्टेंट कर दो। तो पहले के था इंटू कॉइल 25 थी, K1 था। तो जब K2 हुआ तो कॉइल आपकी 5 कॉइल कट गई हैं तो 20 हो गया। तो K2 आपका क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू 1.25 K1, 1.25 दो में बी आएगा आंसर। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, बी है ना, बी सही है। 19 का डी, 18 का ए सही है, सारे आंसर सही हैं। 20 नंबर करिए। क्वेश्चन सारे रिपीट है यार, सब एकदम बेकार क्वेश्चन। 21 करिए। इसमें स्टिफनेस पूछ लिया है, अब तो रट गया होगा फॉर्मूला भाई स्टिफनेस का, के GD/8T³ सब चल रहा है सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर सब रहने देंगे, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग लगाते ही गलत हो जाएगा सवाल। सब आएगा आंसर। 21 का बी, 22 की है सही है, 21 का बी है भी। 22 रिपीटिशन है तो 22 का आंसर दे रहा हूँ मैं सी। 23 करिए। डाया डी दिया है, कॉइल डाया डी दिया है, एक्सटर्नल लोड ए दिया है, अरे यार इनसे बोला है कि डी और डी का क्या रेशियो मेंटेन किया जाए, कांस्टेंट रेशियो, किस रेशियो को कांस्टेंट मेंटेन किया जाए कि इसका इफेक्ट ही खत्म हो जाए। तो सिंपली आप के का फॉर्मूला लिख लो, के का फॉर्मूला भाई अब तो एकदम साफ तो जन्म याद रहेगा, के D³ तो इसको बस कांस्टेंट कर दो आप, सारी चीज़ें बन जाएंगी, मतलब कोई इंडिपेंडेंट हो जाएगा इससे। तो बस यही कहाँ, ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, D⁴ वाला ये रहा, ये ए हो जाए 23 का ए हो जाएगा,
24 करिए। नहीं, इसमें तो एक्सटेंशन बोला हुआ है, तो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन इजकल टू एफ अपॉन डेल्टा होता है। तो डेल्टा इजकल टू क्या हो जाएगा? ए डब्ल्यू डी क्यू एन। इसमें यार कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब छोटी बेसिक चीज़ें तो समझ लिया करो। जो मसली पोर्शन होता है तो ये वाला कॉन्सेंट कर रहे हैं हम, डी क्यू ए। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ उल्टा कर दिया था, तो मुझे मतलब पता था कि के है, तो के हमेशा इन्वर्स ही आएगा डिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो आप 23 हो गया, 24 करिए। 24 मैंने बताया था ना कि अगर टॉर्क लग रहा है तो वो तुम्हारे वायर पे बेंडिंग स्ट्रेस देगा। टॉर्क अगर लगा तो बेंडिंग स्ट्रेस देगा, और अगर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है किसी स्प्रिंग पे तो वो टॉर्क देगा वायर पे, अपोजिट हो जाता है। तो वही है। तो जो टी है उसको एम मान लो, एम जो है उसको टी मान लो। तो आप फॉर्मूला लगा दो वही आप अपना 32 एम अपॉन पाई डी क्यूब। तो यहाँ टी है तो यहाँ टी रख दो, 32 ही हो जाएगा। तो आंसर शुड भी सी। 24 का सी। 25 करिए। वाल फैक्टर तो ये रटना ही पड़ेगा। 4c - 1 अपॉन 4c - 4 प्लस 0.615 अपॉन सी, यही होता है फॉर्मूला। ये कहाँ पे है? इट इज़ इन द बी, 25 का बी। ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। 26 करिए। इसमें कहा गया है यार कि दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों का क्लस्टर बना दिया गया। मतलब एक स्प्रिंग थी ओपन टाइप की, इसी के अंदर दूसरी स्प्रिंग डाल दी गई है। तो अगर दूसरी स्प्रिंग डाल दी गई ना, ये दोनों एज अ पैरेलल काम करेंगे, तो स्टिफनेस क्या हो जाएंगे? स्टिफनेस एड ऑन हो जाएंगे। और एक का K1 एक का K2, तो के जो फाइनल आएगा K1 प्लस K2 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें करते हैं क्वेश्चन, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द बोथ विल बी इक्वल। नहीं, एंगल ऑफ ट्विस्ट इक्वल नहीं होगा क्योंकि अलग अलग रोटेशन होगा। सिंपल है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन गया, ये गया। डिफ्लेक्शन दोनों से, हाँ, अगर जब दबाओगे तो अंदर भी उतनी दबेगी, बाहर भी उतनी दबेगी। पहले केस में ये होता है, तो सेकंड विल भी करेक्ट सही होगा। तो सेकंड बस सी में है। तो आंसर आ गया हमारा। हम आगे चेक नहीं करने जाएंगे इसको। 26 का सी आंसर हमारा आ गया है। सही है, अभी सी सही है। ये फिर 27, ये फिर वही क्वेश्चन है स्टिफनेस वाला। स्टिफनेस स्टील है तो ये काट दो, सेम डाया दे भी काट दो। ये एन की बात की नहीं, एन भी काट दो, डी भी काट दो। तो सिंपल हो गया। S1 अपॉन S2 इजकल टू D2 अपॉन D1 का क्यूब। D2 क्या है? 60 अपॉन 75 का क्यूब। बी आंसर। 27 का बी। 28 इज रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस चैप्टर। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। अब पीछे भी हमने कर ही लिया था, मैंने वहाँ लिखा था रिपीटेशन, कर दिया था मैंने। 28 का आंसर दे रहा हूँ डी। 29 करिए। 29 इज अगेन रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो आंसर दे रहा हूँ मैं 29 का बी। 30 करिए।
तो इसमें बोला गया है कि जो वायर का डायमीटर है उसको भी डबल कर दिया गया और जो कॉयल का डाया है वो भी डबल कर दिया गया। तो देखो मैंने डेल्टा का बना दिया है इक्वेशन डिफ्लेक्शन का, ऊपर डी क्यूब है, इधर डी पर 5 है 4 है, तो 2 क्यूब और 2 4 हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। 30th का बी होगा आंसर, बी सही है। 31 करिए। 31 इज रिपीटेशन, 31 रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 21 का, तो आंसर मैं दे दे रहा हूँ 31 का सी। ये यार छोटा दिख नहीं रहा है, अब करिए 32 करिए। जो कॉम्प्लायंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, ये बस रटना है आपको, ये बस नेमिंग है। तो 32 का ए हो जाएगा। 33 करिए। देखो इसमें उन्होंने कहा है ना कि कोई एक 1500 kg का कुछ है, वो 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, लेकिन जब वो चल रहा है तो मैक्सिमम कंप्रेशन दे रहा है 150 mm का। तो हम बस एनर्जी इक्वल कर देंगे इसमें, स्प्रिंग की एनर्जी और ब्लॉक की एनर्जी। जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगा तो ब्लॉक की सारी एनर्जी स्टोर कर लेगा ना, तो बस इक्वल कर देंगे, इससे आंसर आ जाएगा। अब इसको रिकैलकुलेट। फाइव किलो न्यूटन आ रहा है, 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आंसर इज बी। कैलकुलेशन देख लो आप कैसे किया मैंने। हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर किया, तो ये आ गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1500/2 आया था। तो मैंने के एक्स स्क्वायर से एक एक्स हटा लिया, क्योंकि मुझे एक्स के बारे में पता है, मुझे के एक्स निकालना है, कितना फोर्स है ये निकालना है ना, मैक्सिमम फोर्स। तो एक एक्स निकाल लिया, तो मैंने एक एक्स को निकाल के इधर डिवाइड कर दिया, वो एम में था इसलिए यहाँ 0.15 आया था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5000 आंसर आ रहा है। 5000 मतलब 5 किलो न्यूटन। एंड 33 का बी, 33 का बी। 34 करिए। थर्टी फोर में दिया हुआ है कि, हाँ देखो इसमें ये सही बोला है, 34 का स्टेटमेंट जो दिया हुआ है शासन वाला, वो सही है। ये सही रीजन है कि हमारे पास जब स्पेस कम होता है तो एक स्प्रिंग अंदर दूसरी डाल देते हैं, तो एज ए पैडल काम करने लगती है, स्टीफनेस हमारी बढ़ जाती है। जो काम हमारा 1 मीटर में होना था वो हमारा 0.5 मीटर में होने लगता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है, अपोजिट लगाते ही हैं, अपोजिट ही लगाते हैं। अब रीजन मुझे भी पता नहीं है, तो रीजन में बता नहीं पाऊँगा, बस याद कर लो आप। तो 34 का मुझे बी लग रहा है आंसर, बी है, बी सही है। 35, ये सबसे फर्जी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे वाइब्रेशन का मैं करा दे रहा हूँ।
देख लो इसमें, पहले के की स्प्रिंग थी के की, इसको मैंने काट दिया आधे में, तो एन लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, आधे में काटेंगे डबल हो जाएगा 2k हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में लगाते ही एडिशन हो जाएगा 2k का 2k 4k हो जाएगा। और हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता ही है, वैसे ओमेगा पूछा हुआ है इन्होंने, ओमेगा पूछा हुआ है, तो ओमेगा होता है ओमेगा इक्वल टू अंडर के इक्वल अपॉन एम, तो के इक्वल यहाँ पे 4k है, 4k पुटअप करेंगे तो 4k अपॉन एम आ जाएगा, एंड आंसर विल बी सी। 35 का आंसर आएगा सी। आप 36 करिए अब। थर्टी सिक्स करिए। 36 में कुछ है नहीं वैसे। एक्सटेंशन पूछा हुआ है, तो एक्सटेंशन का होल अभी तक याद हो गया होगा। एक्सटेंशन भी 8 ओमेगा, भूल रहा हूँ मैं यार, के क्या होता है, सॉरी भूल रहा हूँ मैं भी। के तो रट गया, के इक्वल टू GD/4/8 D³ n। तो जो डेल्टा आएगा, डब्लू डेल्टा जो आएगा वो आ जाएगा मेरे दोस्त लोड अपॉन के। तो क्या आ जाएगा, 8W/D³n/GD/4। तो अब निकाल लो इससे, लोड क्या दिया हुआ है, 8 इंटू लोड 200 है, लोड 200 है, एंड डी आपका है 100 का क्यूब, एन 10 है, जी आपका GP है, तो MP में कन्वर्ट कर लो इसे, क्योंकि MP वाला सही रहता है। हम हमें प्रैक्टिस उसी की है। तो ये हो गया कैलकुलेशन। पच्चीस गुणित 125/64 आ रहा है, ठीक है। इसको 8 × 8 लिखो, तो 8 3 से यहाँ जा सकता है, और यहाँ हाँ देखो 15 से 45, 15 जगह, हाँ ये आएगा, ये आना चाहिए 49 के आसपास आना चाहिए आंसर। 36 का सी आना चाहिए, सही है। तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन देखो आपकी सही चल रही है, और प्रैक्टिस से आती है, बस प्रैक्टिस से, और उसका कोई तरीका नहीं है ये सीखने का। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी यार, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी 37 वाले में, तो देख लेता हूँ। हाँ इसमें डाटा कंप्लीट नहीं है, इसमें डाटा कंप्लीट नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, इनकम्प्लीट डाटा है। इसमें क्या नहीं दिया बता दूँ मैं, इसमें दिया नहीं है, तो इसमें ये चीज़ मिसिंग है, कॉइल डायमीटर दे दिया, वायर डायमीटर दे दिया, अदर का कॉइल डाय दिया है, वायर डाय नहीं दिया है अदर का, ठीक है, ये मिसिंग है। तो 37 छोड़ना है, इसको नहीं करना है। 38
38 इज़ द रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो 38 का आंसर आप ले लो डी। एंड आगे बढ़ते हैं यार, बहुत भयंकर जुकाम है भाई, कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं जान रहा हूँ। तो यही फ़ायदा है, अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती मैं सो जाता जुकाम को बहाना बना के। अब लेकिन वीडियो बनाना है तो सो नहीं सकता हूँ, वीडियो बनाना ही है, टाइमली शेड्यूल करना है वीडियो को। इसी वाले के निकाल लीजिए आप, के है आपका 80 इंटू 10 पावर क्यूब GD क्यूब GD 4। डिफ्लेक्शन आ जाएगा आपका, कितना दिया है लोड, 200 अपॉन 10 पावर 4 इंटू 12 क्यूब। दो गुणे 24 गुणे 44, 12 गुणे 288 अपॉन 100। 12 36 से कम आना चाहिए, ये हो गया यार, इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, तो अब निकालना है हमें स्ट्रेस। लंबा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। स्ट्रेस निकालना है ना, तो भी सिंपल ही होगा, बहुत कठिन नहीं होगा। टाउ जो आएगा 8WT अपॉन पाई डी क्यूब, ये आता है। अंदर रहता है 1/0.5C + 1, ऐसे कुछ रहता है। इसकी कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी नहीं, क्योंकि C आपका हो गया है 120/10 मतलब 12। इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं आएगी, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देने क्या मतलब है, ये 1 मिनट होने वाला क्वेश्चन है यार, इसको टाइम लगेगा करने में। एक 192/3/4, तो ये 63 के आसपास आएगा, 63 के आसपास आएगा। ये आंसर होना चाहिए 39 का ए, 39 का ए सही है। 40 करिए। इसमें कहा है कि हेलिकल स्प्रिंग है, रेटिंग इतनी है, के मतलब इतना है, माउंटेड ऑन टॉप मतलब पहले ऐसे है फिर ऐसे है, मतलब पहले 10 था फिर 8 है, तो कंबाइंड क्या हो जाएगा, ये दो सीरीज़ में, तो सीरीज़ वाले का होता है K1 × K2 अपॉन K1 + K2, तो ये हो जाएगा 80/18। तो 80/18 मतलब कि 80/18 है। तो इसमें आप क्या पूछा है, इसमें पूछा है फोर्स क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू K × डेल्टा होता है, डेल्टा क्या है 45, तो 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 200 आंसर आ गया इसका, C 40 का C।
ठीक है यार, चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने आज भी 100 क्वेश्चन किए लगभग। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड गिविंग योर टाइम टू मी। और देखो यार, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे। और जहाँ तक मैंने प्लान बना रखा है 10 अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं ईएससी का। उसके बाद सम क्वेश्चंस वी विल डू अबाउट फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ यूपीएससी। अगर प्रीवियस ईयर मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर सीएससी वाला जो कि सिविल सर्विस वाला, वो वाला कर लेंगे 10 साल का, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और संडे सैटरडे वीडियो नहीं आता है। और हमारा थीम यही है, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। क्रैक करना है एग्जाम को। और सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बहुत मेहनत हो रही है। चैनल सब्सक्राइब कर दो आप, और अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं और क्या हमारी स्पीड रहती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।